अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। आज मार्का हक शुरू किए हुए 1 साल मुकम्मल होने को है। पाकिस्तान के ऊपर एक जारियत मुसल्लत की गई। इंडिया ने एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम के नाम पर और पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया। मगर होता क्या है, पाकिस्तान पे हमला और उसके बाद जब शाहीन हरकत में आते हैं तो इंडिया का सारा गरूर खाक में मिल जाता है। इंडिया के 8 त्यारे गिरते हैं, जिनमें उनके जदीद त्यारे राफेल भी शामिल हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया जाता है, उनका मिज़ाइल सिस्टम तबाह किया जाता है और इंडिया पूरी दुनिया के अंदर नज़रें मिलाने से हिचकिचाता है। और आज जब 1 साल मुकम्मल होने को आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर मार्का हक का जश्न मनाया जा रहा है और इंडिया की जानिब से दोबारा एक दफ़ा झूठ का बाज़ार गर्म है। चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे उनका गोदी मीडिया हो, चाहे उनकी गवर्नमेंट के दीगर लोग हों, आज बड़ी ढटाई से वो ये कह रहे हैं कि मार्का हक, ये जो जंग थी इंडिया और पाकिस्तान की, इसके अंदर उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब हम अपने तौर पर जो कहते हैं वो तो उसमें चलें, कुछ हम उसमें गलत कह सकते हैं, कोई उसके अंदर शामिल कर सकते हैं कोई थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन अब तो पूरी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान की दफाई सलाहियत कहाँ तक पहुँची है। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार जो त्यारों का जिक्र कर रहे थे, हम तो 8 कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 11 त्यारे इंडिया के गिरने का उन्होंने बताया दुनिया को। अब इस मार्का हक की क्या सिग्निफिकेंस है और मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की दफाई सलाहियत से इस मुल्क को, इस कौम को, उसके क्या समरात मिलेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, बिलखसूस ईरान अमेरिका जंग की वजह से जो मुआशी तौर पर एक दबाव है पूरी दुनिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक मुआशत का बोझ इस वक्त नज़र आ रहा है, वो कैसे बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान की अवाम को कैसे सुख का सांस मिल सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली हैं जनाब नताशा दौलताना साहिबा, उनके साथ साथ बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हैं जनाब डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा और डॉक्टर इरफान साहब बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर महारत रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और हमें हफीज़ुल्लाह न्याई साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर नताशा दौलताना साहिबा, मार्का हक 1 साल मुकम्मल होने को है और इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए उन्होंने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान को उन्होंने मलाइन करने की कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और उनको जवाब दिया तो वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। आप क्या समझती हैं कि हमारी ये जो दफाई सलाहियत है, ये सिर्फ़ टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत थी या हमारा जज्बा मानी था या हमारी अफवाज की जो एयर फोर्स और हमारी ग्राउंड फोर्सेस हैं उनकी तरबियत थी कि हमने इंडिया को नाको चने चढ़वाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूँगी हमारी पाक फ़ौज को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जो हमारी सारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको। यकीनन ये मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी हमारी ये कामयाबी है। जिस तरीके से आपने देखा कि इंडिया ने हम पे एक जारहाना जो है वो हमला किया, हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं यहाँ पर सलूट भी करना चाहती हूँ उन शाहीनों को जिन्होंने आसमान की बुलंदियों में जाके हार्ड पावर का इस्तेमाल किया और यकीनन उन्होंने मैं कहती हूँ कि एयर सुपीरियॉरिटी जो है उसको फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस किसी से कम नहीं हैं और आपने जैसे देखा ही होगा कि इस कुछ दिनों की जंग में पाकिस्तान ने इतना अच्छा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को कि वो जंग कुछ दिनों बाद ही ख़त्म हो गई। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहती चलूँ कि जो हमने इस सारे जंग के प्रोसेस में देखा, मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में एक जो नेशनल यूनिटी को फ़रोग़ मिला, जिस तरीके से सारे खित्ते के लोग, हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हों। बट जब पाकिस्तान की बात आई, पाकिस्तान की सालमियत की बात आई, तो सारे के सारे एक पेज पे खड़े हो गए। यहाँ पर मैं अप्रिसिएशन करूँगी, हमारी गवर्नमेंट की अप्रिसिएशन करूँगी, मैं यहाँ पर जो आपके सिविल अदारे हैं मैं उनकी अप्रिसिएशन करूँगी, हमारी कौम की करूँगी, मीडिया की करूँगी। जिस तरीके के साथ मीडिया ने इतने अच्छे अंदाज में अपने जो फ़राइज़ थे वो सर अंजाम दिए। आपने देखा ही होगा कि एक तरफ इंडियन मीडिया जो है वो किस तरीके के साथ अपना मजाक ही उड़ा रहा था और बात का बतंगड़ बना रहा था
اور یہ نہ کہ صرف پاکستان میں ان کی یہ ان کا گراف ڈاؤن ہوا بٹ عالمی سطح کے اوپر بھی. تو میں یہ کہتی چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ریڈی ہے اور فار ایور ول آلویز بی ریڈی. پاکستان کی طرف کوئی غلط آنکھ اٹھا کے دیکھے تو صحیح, تو ہمارا اسی طرح سے منہ توڑ جواب آئے گا. جی شکریہ. فیض اللہ نئی صاحب, ویلکم ٹو آور شو. یہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی کے اوپر بات ہو رہی ہے, مارکا حق کی بات ہو رہی ہے کہ مارکا حق میں پاکستان نے جو انڈیا کو نک و چنے چبوئے, اور آج بھی انڈیا بیانیہ کی لڑائی لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا, ایک تو زمینی حقائق جو ہیں وہ تو پوری دنیا نے دیکھے کہ پاکستان نے کس طرح اس جنگ کے دوران کامیابی حاصل کی, لیکن یہ جو ایک جھوٹا بیانیہ انڈیا بنا رہا ہے اور انڈیا کا میڈیا بنا رہا ہے, یہ اس وقت اس کی کیا اہمیت ہے کہ یہ کیا بیانیے کے ذریعے ایک ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں, انڈیا ہمیشہ جب حالات دگردوں ہوتے ہیں تو ضرور ایک انگڑائی لیتا ہے, کروٹ لیتا ہے. جب 79-80 میں ہمارے بیک یارڈ میں افغانستان میں بہت ایک گمسان کا رن پڑا ہوا تھا, ایک دنگل تھا, تو ہمیں جو ہے شاید آپ لوگوں نے خود بھی اس کے بارے میں علم رکھتے ہو سارے کہ 83-84 میں انڈیا اسرائیل نے پاکستان کے ایک ہوٹل کے اوپر حملے کی کوشش کی. پھر 86 میں ان کا ایک آپریشن تھا جو کہ نیوٹرلائز کیا تھا. 86 کے اندر ان کی فارمیشن ہوئی تھی جو 87 میں جا کے جواہر نے انڈیا کے ٹور پہ جا کے ان کے کان میں راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ذرا حرکت کی تو میں ہم نیوک کر دیں گے. یہ بالکل میسج دینے کے لیے کرکٹ میچ جس کو کرکٹ ڈپلومیسی کے نام سے دنیا نے دیکھا. تو وہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ہم افغانستان کے اندر ایک پوری کی پوری ایک دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے, بڑا عجیب و غریب صورتحال تھے وہاں پہ, اور پورا ملوث تھے وہاں پر. تو اب بھی چونکہ جو ایران کے ہاتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے میں تو اس کی تھوڑا سا میرے ذہن میں اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ اسرائیل نے بھی ضرور اس کو اشارہ دیا ہوگا آج کل, جس کی وجہ سے وہ مسل فلیکسنگ کر رہا ہے. ان کی ضرورت نہیں کریں گے, وہ ایک اور موضوع ہے, لیکن ضرور اسرائیل نے کیا ہوگا کہ جی آپ پاکستان کو انگیج رکھیں, کیونکہ ایران کے اوپر اسرائیل کے جو جیسچرز آ رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہ ہر انتہا تک وہ جانے کے لیے امریکہ کو بھی اکسا رہا ہے اور خود بھی اکسائے جا رہے ہیں. تو فرض کیا ایک ہائپوتھیٹیکلی مفروضہ لے لیں کہ اسرائیل امریکہ جس کے ٹرمپ صاحب نے پرسوں ہی کہا کہ گولا اٹھے گا آسمان کے جگہ, کیا مطلب ہے؟ وہ جو نیوک کے جو مشروم جو فلیم ہے اس کی وہ بات کر رہے تھے, اور بڑا اس میں امریکہ میں کنٹروورسی اس کی آئی ہوئی ہے بہت زیادہ. تو ان کا خیال ہے کہ جب اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو پاکستان کو انڈیا انگیج کر لے. میرا اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس کے دور کی کہ اگر میں کوڑی لاؤں تو اس میں ایک صورت تو یہ ہے. دوسرا بھی انڈیا جو ہے وہ جو پچھلے سال ان کو بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈلی اتنا بڑا گھاؤ لگا اور پاکستان کو اسی ایک آپریشن نے 7ویں آسمان میں پہنچا دیا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ اس رسوائی کے, ذلت کے اور ایک جو ہے اس میں گڑھے پڑے ہر جگہ. یہ مثال دی جا رہی ہے. ٹرمپ صاحب مزید ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہماری مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اور وہ ہمیشہ ان کو ہر دوسرے چوتھے ہفتے وہ فرما دیتے ہیں کہ جی کوئی انڈیا کو پاکستان نے وہ 10 گنا بڑا ملک تھا, جی یہ 2-2.5 کروڑ بندہ مر سکتا تھا, یہ کر سکتا تھا, 10-11-12 جہاز کرا دیے. تو میرا خیال ہے, لیکن ہمیں کوئی زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. انڈیا نے پہلے بھی بہت ہوں گے, میڈیا پہ تو بالکل ہی توجہ دینی چاہیے, نہ ہمیں اپنے انرجی ضائع کرنی چاہیے. کیونکہ کسی کو فرسٹریشن ہے تو اس کی فرسٹریشن کی طرف اگر ہم متوجہ ہوتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے ان کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے ان کو اپنی طرف ڈرا کر لیا ہے. ہمارے اپنے پاس اتنے اوصاف حمیدہ بن چکے ہیں, اتنا ہمارا اچھا پروفائل ہے, ہم اسی کو اجاگر کریں. جو کوئی ہم نے کیا ہے آپریشن جو مارکا حق میں کیا ہے, اور اس کے بعد ہم نے آپریشن بنیان مرسوس میں 10 تاریخ کو جو کل ہے جو ہماری پرفارمنس رہی ہے کہ ہم S-400 بیٹری جو ہے ان کی اڑا کے رکھ دی. جی بالکل, چھوٹے چھوٹے کام اس میں ہوئے ہیں کہ ناقابل یقین چیزیں وہاں پہ ہوئے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اسی کی کمائی کھا رہے ہیں ہم. تو چاہ دیں کہ انڈیا والا تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں پہ ہماری قوم کا جو مرحل تھا 22 اپریل سے پہلے یا 6 مئی سے پہلے کہاں تھا. ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا انڈیا کو مقابلہ نہیں ہے, وہ ہمارے لیے للکارتے تھے جلسوں میں ہم گھس کے ماریں گے, اب ہم گھس کے ماریں گے. اب اس کے بعد بتائیں پچھلے سال
एक दफा मोदी जी के मुंह से निकला कि घुस के मारेंगे, और वहां पे वो अपना जो कहता है कि आशिकी में इज्जत सादात भी गई, वो जो थोड़ी सी इज्जत कुछ थी उनकी अपनी उतनी बेतौखरी हो चुकी है। तो मैं तो समझता हूँ जी हमें तो जो ये जो 4 दिन की जंग जो कोई दे गई है, कम से कम जिस उम्र के हिस्से में मैं हूँ, तो मैं तो ये समझता हूँ कि कभी मेरे तस्वर भी था कि मैं ऐसा पाकिस्तान जो है देख पाऊंगा। हमने तो यही सोचा था कि जी अब हम जो है बस इसी तरीके से एक कदम आगे चलेंगे, 2 कदम पीछे फिसल जाएंगे, और ऐसे मुल्क में रह रहे होंगे जिसके अंदर कोई कल जिसकी सीधी नहीं होगी। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, और इंडिया को फर्स्ट होने दे जितना हो सकता है। बिल्कुल न्याय साहब, बड़ी अच्छी बात की है कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, और इसमें हमें इंडिया का वाकई शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर इंडिया हमारे ऊपर इस तरह जारियत मुसल्लत ना करता तो शायद हमारी दफाई सलाहियत इस तरह पूरी दुनिया के सामने ना आती, और जो इंडिया के सामने एक हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे वो भी सारी सूरत हाल इस वक्त क्लियर ना होती, और आज पाकिस्तान जिस इज़्ज़त के मुकाम पर खड़ा है शायद आज इस वक्त इस मुकाम पर ना पहुंच पाता। डॉक्टर इरफान साहब, एक जानब तो इंडिया ये जारियत उन्होंने की, पाकिस्तान पे हमला किया, दूसरी जानब एक आबी जारियत भी उसने जारी रखी हुई है। आप सिंध तास मुआहदा उसको मुअत्तल किया और पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। अब ये सिंध तास मुआहदा, इसमें हम इंटरनेशनल फोरम पे भी गए हैं, अभी तक उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला, और इसकी क्या ख्याल है कि ये क्या सिंध तास मुआहदा वर्ल्ड बैंक उसमें करेगा अपना रोल प्ले, इसको बहाल करवाया जा पाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान और इंडिया के मबैन 1947 से लेके आज तक हम देखते हैं कि हर महाज के ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया की, चाहे वो आबी महाज हो, फ़िज़ाई आपका महाज हो, आपका बर्री महाज हो, मुख्तलिफ औकात के बाद आप देखते हैं कि दोनों ममालिक आमने सामने होते हैं। अगरचे इस जंग के नतीजे में आप देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हर तरह की तजारत जो है वो भी मुअत्तल है। आपकी फ़िज़ाई हदूद भी आपने एक दूसरे के लिए बंद की हुई हैं, और इसी तरीके से ये जो सिंध तास मुआहदा है वो भी उसी जंग के बाद का जब आप तनाजुर देखते हैं तो उसमें सिंध तास मुआहदे को इंडिया ने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बंद किया था कि पाकिस्तान ने ये जो रिटेलिएट किया है। तो देखें, जब भी दुनिया में ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, 1960 के अंदर आपने सिंध तास मुआहदा इंडिया के साथ किया, 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आ गए, 3 दरिया जो हैं वो इंडिया के हिस्से में आ गए। तो पाकिस्तान ने हमेशा से जो कश्मीर का रीजन है ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक उन वेन्स का काम करता है, जैसे इंसानी जिस्म के अंदर रगें पूरी जिस्म को खून पहुंचाती हैं, इसी तरह से पाकिस्तान की खेतों में जो पानी पहुंचता है वो कश्मीर से बहने वाले जो दरिया हैं वहां से पहुंचता है। और कायद-ए-आज़म की बड़ी कैटेगोरिकल ये पॉलिसी थी कि जो कश्मीर है ये हमारी शाहरग है, और शाहरा कहने का मतलब ही ये था कि अगर इसके अंदर अगर आप इसको इंडिया जो जिसको आप अपना अटूट अंग समझता है, जो एक दीवाने का ख्वाब है, रहेगा और है इस वक्त, तो ये तो कभी वो पूरा नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने अपना जो डॉक्ट्राइन दिया हुआ है सिक्योरिटी का, उस डॉक्ट्राइन के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली ये मेंशन किया है कि नॉर्थ टू साउथ जब भी पाकिस्तान के ऊपर आबी जारहियत की जाएगी तो पाकिस्तान इसको अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हुए इसके खिलाफ इसको जंगी इक़दाम समझेगा, और जो फिर जंगी इक़दाम के तनाजुर में आपने उसको जवाब देना होता है उसी तनाजुर में उसका जवाब दिया जाएगा। और ये इंटरनेशनल लॉ जो है ना, अगरचे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बैनुल अक़वामी जो कानून है उसके ऊपर उसकी धज्जियां उड़ाता हुआ आपको नजर आता है अमेरिका भी, इजराइल भी, और जो इंटरनेशनल लॉ के जो अदारे हैं उस तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन देखें, जो आपकी प्रिग्मेटिक डिप्लोमेसी होती है ना, उस डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी बैकएंड के अंदर आपके पास एक हार्ड पावर मौजूद हो। अभी आप देखते हैं कि ईरान के साथ 2 दफ़ा मेडिएशन की कोशिश की गई, और मिडिल ऑफ द टॉक अमेरिका या इजराइल आपको बमबारी करता हुआ नजर आता है। आपने देखा जब पहलगाम के वाक़े के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान को कोई टेबल टॉक पे आने की जरूरत पेश नहीं आई। पाकिस्तान ने अपनी प्रिग्मेटिक डिप्लोमेसी को अब थ्रू द हार्ड पावर जो था उसकी मैनिफेस्टेशन के जरिए से इन्फोर्स कर दिया। देखिए, ये हमेशा रियासतों की ताकत होती हैं। ये डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं, दीज आर नॉट द रूल्स बट द टूल्स
टू एक्सप्लॉइट द इंटरेस्ट ऑफ द जो निचली स्टेट्स होती हैं। तो इनको आप रूल मत समझें कि IMF इसके अंदर मौजूद था, इसको एक टूल के तौर पर हमेशा बड़ी ताकतें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन टूल्स के खिलाफ आप हमेशा अपनी ताकत के जरिए से अपनी चीज़ों को मनवाते हैं। और इंडिया जो है, जो उसका पहलगाम अटैक के बाद जो हमने बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन किया, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ना सिर्फ रिटेलिएट किया, रिटेलिएशन के नतीजे में अपनी जो डिप्लोमेटिक जो प्रेगमेटिक डिप्लोमेसी थी उसको इन्फोर्स करवाया, और इसकी इन्फोर्समेंट ने आपको जहां रीजनल इक्वेशंस के अंदर जो साउथ एशियन डिस्कोर्स की रीजनल इक्वेशन है उसके अंदर पाकिस्तान को रेलिवेंट किया, आपको बैलेंस ऑफ पावर पाकिस्तान के हिस्से पाकिस्तान की तरफ जो है वो होता हुआ नजर आया। वहां पे आपने वो जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन की, इंडिया हमेशा से ये कोशिश करता था कि मैं पाकिस्तान को डीहाइफनेट कर दूंगा 71 की वॉर के बाद, कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया को दुनिया को पाकिस्तान के लेंस से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी ताकत से ये चीज दोबारा से हाइफनेशन के अंदर लेके आया है कि कश्मीर आपका अटूट अंग नहीं है। इस वाक़े के बाद ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है, ये बायलैटरल इशू है, और इसको अगर आप टेबल टॉक पर ये हल नहीं करेंगे, और ये दोनों अक़वाम के अंदर जो सेम ऑफिसेज हैं ना, उनमें बैठे हुए लोग इस बात का अदराक रखते हैं कि दोनों ममालिक के लिए जंग कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों ममालिक को अपने तमाम मामूलात, आपने 65 में जंग करके देख ली, 71 में देख लिया, कारगिल का वाक़या हो गया, और पै दर पै वाक़यात हुए, तो कोई भी फैसला कुन ना इंडिया की तरफ से आपको कोई चीज़ नजर आती है। जी डॉक्टर साहब, तो इस बिल्कुल में बड़ा ज़रूरी है कि आप टेबल टॉक के जरिए से अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर साहिरा अब्बासी साहब, आपकी जानिब आने से पहले एक वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।